एवरीवन बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? बच्चों मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? बच्चों मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आज की क्लास में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। पहले सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों, उसके बाद अपने डाउट्स पूछेंगे, ठीक है? सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? पहले ध्यान से सुनना है बच्चों, समझना है, फिर अपने डाउट्स को क्लियर करना है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम बोलते हैं बच्चों द डिस्प्लेसमेंट ऑफ electrons along a saturated carbon chain, along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or electron donating group is attached at the end of the carbon chain, at the end of the carbon chain। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोला जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or donating group is attached at the end of the carbon chain। क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, बोला जा रहा है किसी भी सैचुरेटेड कार्बन चेन में, जैसे मैं आपके सामने 3 कार्बन एटम की चेन बना रहा हूं बच्चों, और इसके एंड पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर, इसके एंड पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है दिस इज नोन एज आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इससे पहले कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊं, मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूं बच्चों। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं विथड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप की, वो डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बच्चों को एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है, सबसे पहले मैं उसी को क्लियर कर देता हूँ। विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब बच्चा समझता है कि जो इलेक्ट्रॉन ले ले, और डोनेटिंग ग्रुप का मतलब बच्चा समझता है जो इलेक्ट्रॉन दे दे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है बच्चों ने क्या बोला? विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन ले, और डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन दे। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। क्या बोला बच्चों, मैंने समझ में आया? मैं इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब क्या है, देखो ध्यान से। जैसे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, इसमें क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ए पे पॉजिटिव आ गया, बी पे नेगेटिव आ गया। तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस और गेन। इंडक्टिव इफेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और जब खींचा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। क्लियर हो रहा है? यानी फोर्स तो दोनों एटम की लगी। यानी यहां पर क्या होता है, ए और बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, एंड बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो बी धीरे धीरे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और ए पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। तो पहली चीज जो सारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? जी एक चेन है, किसकी? कार्बन की। उसके एंड पे क्या लगा हुआ है बच्चों? एक विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। नहीं सर, एक बार चेन फिर से है समझाइए, नहीं समझ आया। बच्चे, थोड़ा सा ना लाउडली बोलो, पहले तो बहुत धीरे वॉइस आ रही है। सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, मैंने क्या बोला अभी सुनो बच्चे ध्यान से। मैंने कहा एक चेन है हमारे पास 3 कार्बन एटम की या 4 कार्बन एटम की, और एक सैचुरेटेड चेन। सैचुरेटेड चेन कौन सी होती है बच्चे? कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। एवरीवन टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। ये सबको समझ में आ गया? तो मेरे पास एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है बच्चों,
और उस सैचुरेटेड कार्बन चेन के एंड पोजीशन पे मुझे दिखता है एक विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, एक डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो दो ग्रुप हो सकते हैं, या तो विड्रॉइंग हो सकता है या डोनेटिंग। विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब बच्चे समझ लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेना नहीं है, मतलब गेन नहीं करना है। लेने का मतलब भी समझ लो, गेन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, यानी डिस्प्लेस हो रहा है। क्लियर? गेन का यहाँ पे लेने का मतलब क्या है, विड्रॉइंग का मतलब क्या है? विड्रॉइंग का मतलब क्या ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना, नहीं। डोनेटिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, नहीं। विड्रॉइंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, डोनेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर डिस्प्लेस करना। क्लियर हो रहा है? दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करना। विड्रॉइंग का मतलब है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या बोला है, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप का जो मतलब है वो क्या है। यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बट गेन नहीं करेगा। क्लियर? एक होता है कि खींचा और गेन कर लिया। ए और बी में बी ने इलेक्ट्रॉन खींचा और बी क्या हो गया, नेगेटिव, ए क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ए ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। आर यू गेटिंग इट? तो बी ने इलेक्ट्रॉन Yes, गेन sir. करा। मैं गेन की बात नहीं कर रहा हूं, खींचेगा अपनी तरफ। खींचने के बावजूद भी दोनों की फोर्स लगेगी, यानी ये केस। समझ में आ रहा है? यानी चार्ज कैसा आएगा, कंप्लीट नहीं, स्लाइटली। कंप्लीट कब आता है, जब गेन कर लेता। स्लाइटली कब आता है, जब गेन नहीं होता। यस और नो एवरीवन? यस सर ये सर। पोलराइजेशन सेम है। इसकी वजह से पोल्स डेवलप होते हैं, इसकी वजह से पोलराइजेशन होता है। अब पोल्स तो ये भी हैं, पोल्स ये भी हैं। अब अगर पोलराइजेशन के चक्कर में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये भी पोल है, ये भी पोल है। यस और नो? तो आपको बस इस यस सर। सिंपल रखो, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, एक चेन होगी, चेन के एंड में विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। ये सबको समझ में आ गया? यस ठीक है। अब वो क्या करेगा, मान लो विड्रॉइंग लगा है, फॉर एग्जाम्पल एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर? जिससे भी वो अटैच होगा उससे वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि वो विड्रॉइंग है। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, वो खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। मतलब लेने का मतलब गेन नहीं करेगा, खींचेगा अपनी तरफ बट वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड टूट गया और जो विड्रॉइंग था उस पर नेगेटिव आ गया और जिससे इलेक्ट्रॉन उसने खींचा उस पर पॉजिटिव आ गया। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? बॉन्ड टूटेगा Yes, नहीं, sir. खींचेगा अपनी तरफ। अब समझो कैसे, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे पीछे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वहां पे कोई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के पीछे किसी ने, थर्ड पर्सन ने सेकंड पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ। अब यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो विड्रॉइंग ग्रुप ने मेरे हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचा। क्लियर हो रहा है? तो मेरी बॉडी क्या होगी, बेंड हो जाएगी ना। यस और नो? यस सर। सिंपल है, मेरा हाथ उखाड़ा नहीं जा रहा है। क्लियर? और हम दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, हैंडशेक जहां पे कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, मेरे सामने मैं एक हूँ, फर्स्ट पर्सन, मैंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ है। हम ऐसे खड़े, यहाँ से एक विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, मेरे राइट हैंड की साइड से एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा। विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करा। वो मेरे से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं रहा है, दिस इज मार्कर एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उसने मेरे से अभी छीना नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मेरे से खींच रहा है अपनी तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा बच्चों, मेरी बॉडी आगे की तरफ बेंड होगी, इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर जाएगा। यस और नो? यस सर। बच्चों यस और नो? यस सर। सामने जो बॉडी है, अगर वो मेरे से इलेक्ट्रॉन मेरा हाथ पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा, मेरी बॉडी बेंड होगी, मेरा हाथ मुझसे दूर जाएगा। यस और नो? यस यस सर। मेरे हाथ में जो मार्कर है वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन Yes, किसके sir. पास जाएंगे, जो बॉडी सामने से खींच रही है वो इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास जा रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्लियर? और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर जा रहे हैं मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। एवरीवन टेल मी यस और नो? Yes, sir. क्लियर? तो सवाल यहाँ पर ये है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन उसने मुझसे खींचा, उसने तो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, विड्रॉइंग ग्रुप मुझसे अटैच था। मेरे साथ जो सेकंड पर्सन है, क्या उस पे कोई, उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई अगर Yes, मैं sir. आगे बेंड होऊंगा, अगर मैं आगे बेंड होऊंगा तो मेरा हाथ भी तो आगे की तरफ आएगा। यस और नो? यस सर। लेफ्ट हैंड जो सेकंड पर्सन से अटैच्ड है। यस सर। क्लियर? तो जब ड्राइंग ग्रुप ने फर्स्ट पर्सन से इलेक्ट्रॉन खींचा, फर्स्ट पर्सन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ।
क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छीना नहीं। अभी भी मेरी भी फोर्स लग रही है, विड्रॉइंग ग्रुप की भी फोर्स लग रही है, विड्रॉइंग ग्रुप की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप के पास है। क्लियर? और मेरे से इलेक्ट्रॉन दूर है, तो मेरी फोर्स कम हो गई है, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर हो चुका है। पहले यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब जब मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, इलेक्ट्रॉन आगे गया, क्या होगा भाई? मेरी बॉडी भी तो आगे बेंड होगी ना, यस और नो? Yes, sir. अगर मेरी बॉडी आगे बेंड होगी तो मैं क्या करूंगा? ये वाला हाथ देखो, अब जैसे अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो ये वाली बॉडी, ये जो हाथ है ये भी तो आगे खींचा जाएगा। मतलब अब ये जो चेन बनी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की, जब विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट पर्सन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, फर्स्ट पर्सन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उसका इफेक्ट सेकंड पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? Yes, sir. अरे यार बचपन में कौन सा गेम होता था यार? यस सर, पड़ेगा। पड़ेगा? वो खेलते हैं टग ऑफ वॉर, खेलते हैं जैसे। यस सर। तो पहला पर्सन आगे आता है तो उसके साथ साथ दूसरा पर्सन भी तो आता है ना, यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लियर? तो ऐसे ही जब सबने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, पहले पर्सन को आगे खींचा गया तो पहला वाला पर्सन आगे डिस्प्लेस हुआ, उसने किस पे फोर्स लगाई? सेकंड पर्सन पे। क्लियर? क्या वो फोर्स उतनी ही होगी जो सेकंड पर्सन पे लग रही है, या फोर्स कम हो जाएगी? कम हो जाएगी थोड़ी। कम हो जाएगी। समझ रहे हो? विड्रॉइंग ग्रुप तो फर्स्ट पर्सन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सेकंड पर्सन पे उसका इफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है। क्या वो फोर्स उतनी ही होगी? नहीं, वो फोर्स कम हो जाएगी। Yes सर or no? बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो तो सेम ही है, बस इफेक्ट हमारे मतलब सेकंड वाले पे With the कम distance पड़ता है। decreases, ये कह सकते हो, with the distance effect decreases. Clear? Yes, sir. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा जो उसका इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। भैया आपने एक फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपने फर्स्ट पर्सन का हाथ पकड़ा और पकड़ के खींच दिया। क्लियर? जब उनके हाथ को पकड़ के आपने खींचा तो उनकी बॉडी तो आगे बेंड हुई। जाहिर सी बात है जब फर्स्ट पर्सन की बॉडी आगे बेंड हुई तो उन्होंने सेकंड पर्सन को भी आगे खींचा होगा। यस और नो? यस सर। है ना? फिर सेकंड पर्सन किसको खींचेगा? सिमिलरली थर्ड को। तो जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे, वो जो फोर्स का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किस पे है? फर्स्ट पे। सेकंड पे क्या होगा उसका इफेक्ट? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। थर्ड पे क्या होगा बच्चों? और भी कम हो जाएगा। और भी कम हो जाएगा। एवरीवन टेल मी यस और नो? यस सर। यस सर। तो इस तरह से जब विड्रॉइंग ग्रुप किसी चेन में लगा और उसने पहले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या उसका इफेक्ट सिर्फ पहले कार्बन पे है या पूरी चेन पे पड़ा? सर इफेक्ट तो पूरी चेन पर ही पड़ेगा। इफेक्ट तो पूरी चेन पे पड़ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट तो पूरी चेन में ही होगा ना। ठीक है? अब कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो बच्चों आराम से ध्यान से देखो, जब मैं खत्म करूंगा तो अपने डाउट्स पूछना। अब दो तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन कराते हैं। पहला है माइनस आई। whenever an electron withdrawing group is attached at the end of the carbon chain, then it is called minus I effect. Then it is called minus I effect. ठीक है? देखो बच्चों ध्यान से, 3 कार्बन एटम की एक चेन है, इसके एंड में लगा है विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा? जाहिर सी बात है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करा? विड्रॉइंग ग्रुप ने C1 से इलेक्ट्रॉन खींचे, C1 से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, तो विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर आ गया स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आ गया स्लाइटली पॉजिटिव। यस और नो बच्चों? टेल मी एवरीवन। यस सर। ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किसको हुई? C1 को। क्यों हुई? क्योंकि इससे डायरेक्टली विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। बट जब C1 के इलेक्ट्रॉन्स आगे डिस्प्लेस हुए तो थोड़ा बहुत तो C2 पे भी इफेक्ट पड़ा होगा ना बच्चों। C2 के इलेक्ट्रॉन्स भी तो आगे डिस्प्लेस हुए होंगे। सर C2 के इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से डिस्प्लेस हुए होंगे कि मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने उसे खींच लिया, या फिर जो C1 है उसकी तरफ से चला गया तो इसलिए वो भी खींच रहा है। C1 डेफिशिएंट हो गया। अब अगर C1 डेफिशिएंट है तो C2 क्या करेगा? C1 डेफिशिएंट है तो C1 क्या करेगा? वो C2 से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, sir.
भाई विड्रॉइंग ग्रुप ने C1 से इलेक्ट्रॉन खींचे, C1 डेफिशिएंट हो गया। अब C1 अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहता है, वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? वो C2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सवाल ये है क्या C1 उसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिस फोर्स से विड्रॉइंग ग्रुप ने खींचा? नहीं, फोर्स कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि C1 विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, C1 अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। Are you getting it, everyone? Yes, sir. बड़ा सिंपल सा केस है यार। एक चेन है 3 कार्बन एटम की, पहले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, पहला कार्बन डेफिशिएंट हो गया। अब वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन खींचता है? सेकंड कार्बन से। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन अभी डेफिशिएंट नहीं हुआ, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप ने किससे इलेक्ट्रॉन खींचा है? C1 से। अब C1 की डेफिशिएंसी, C1 अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए C2 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या C1 सेम फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि C1 विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, C1 अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है उसे कम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? फोर्स कम होगी। अगर फोर्स कम होगी तो क्या होगा? C2 पे डेफिशिएंसी आएगी क्योंकि C1 ने C2 से इलेक्ट्रॉन खींचा। क्या वो डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी? जी नहीं। अगर C1 स्लाइटली पॉजिटिव है तो C2 स्लाइटली पॉजिटिव होगा। क्लियर एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. C1 अगर स्लाइटली पॉजिटिव है तो C2 स्लाइटली का मतलब होता है लेसर वैल्यू, स्लाइटली का मतलब होता है और कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. स्लाइटली मींस लेसर वैल्यू, स्लाइटली मींस वेरी स्मॉल वैल्यू। क्लियर? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब C2 डेफिशिएंट हो चुका है, C2 को इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, किससे खींचेगा? डेफिशिएंसी कम है पर डेफिशिएंसी तो है ना। C3 से। C2 में डेफिशिएंसी तो आई है ना बच्चों, डेफिशिएंसी भले कम हो पर डेफिशिएंसी तो आई है ना बच्चों। तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? C3 से। क्या सेम फोर्स से खींचेगा? Less. सेम फोर्स नहीं से। सर, क्या C2 उतना Same. डेफिशिएंट है जितना C1 था? नहीं सर, ये थोड़ा कम No, फोर्स sir. से खींचेगा। ये कम डेफिशिएंट है तो ये और कम फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये और कम फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो C3 पे जो डेफिशिएंसी आएगी वो और कम आएगी, स्लाइटली पॉजिटिव। यस और नो बच्चों? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब जिस Yes, बच्चे sir. को कोई भी डाउट है पहले यहाँ तक वो अपना डाउट क्लियर कर। क्या हुआ है पूरे इंडक्टिव इफेक्ट में? माइनस आई सर के ये समझ में आया? जैसा मतलब ये एक्चुअली ये होता है कि मतलब कि जब कोई बॉन्ड टूटता है तो होमोलिटिक फिशन होता है, इसकी वजह से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेट एलिमेंट है उसकी मैं आपको इस तरफ। चीज में पहले रोकना चाहूंगा बच्चे, बॉन्ड तोड़ने की मैंने कहीं भी बात नहीं करी। नेक्स्ट आप पूछो डाउट। तो उसका मतलब कि जब बॉन्ड बनता है तो ये जो होता है ये जाता है हाई इलेक्ट्रोनेट एलिमेंट की तरफ। देखो आपके पास क्या होगा, एक कार्बन की चेन हो, इसे सिंपली जितना सिंपल कर सकते हो सिंपली समझ। एक कार्बन की चेन हो, सैचुरेटेड चेन, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग चेन। क्लियर? पहले ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। उस चेन के एंड पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप लगा होगा जो या तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है? चेन के एंड पे या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होगा या देने वाला ग्रुप होगा। अब लेना और देना मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ये होता है खींचना और ये होता है गेन करना। यहां पे बी ने इलेक्ट्रॉन खींचा है, यहां पे बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। मैंने क्या बोला बच्चों? ये नहीं होगा, गेन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? यस सर। अगर विड्रॉइंग ग्रुप जिस भी एंड पे लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो जिससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि वो सारे आपस में कनेक्टेड है तो इफेक्ट पूरी चेन पे पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 3 लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, आप गए आपने पहले वाले का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ खींचा तो पहले वाले की बॉडी आगे बेंड हुई, पर आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड वाले की बॉडी एज इट इज रहेगी, वो भी बेंड होगा, उतना बेंड नहीं होगा जितना शायद फर्स्ट वाला बेंड हुआ। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एवरीवन टेल मी। आप कर लो, 3 लोगों को एक साथ खड़ा करो और पहले वाले जो भी पर्सन है उनका हाथ पकड़ो और अपनी तरफ खींच लो, उनकी बॉडी आगे बेंड होगी जैसे, ठीक है? ये अपनी तरफ खींच लो तो उनकी बॉडी आगे बेंड होगी। उनकी तो बेंड होगी क्योंकि उन्होंने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे की भी बेंड होगी बट उतनी बेंड नहीं होगी जितनी फर्स्ट पर्सन की हुई। यस और नो? Yes, sir. यस सर। सिंपल है ना? अब सेकंड वाला बेंड होगा बट वो फर्स्ट वाले से कम बेंड होगा, क्योंकि सेकंड वाला थर्ड से कनेक्टेड है तो थर्ड भी बेंड होगा बट वो सेकंड वाले से भी कम बेंड।
क्योंकि विद द डिस्टेंस फोर्स डिक्रीजेस। फोर्स किस पे लगी है सबसे ज्यादा? C1 पे। क्लियर? उसकी वजह से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? C2 पे भी पड़ रहा है। उसकी वजह से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? C3 पे भी पड़ रहा है। यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes, sir. Yes, सिंपल sir. करो ना चीज को, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। एनी डाउट? No, sir. सबको क्लियर हुआ है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलो, अभी तक हमने क्या समझा? विड्रॉइंग ग्रुप ने C1 से इलेक्ट्रॉन खींचा जी, C1 डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने खींचा। C1 ने अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए C2 से इलेक्ट्रॉन खींचा। पहला सवाल, क्या C1 उसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिस फोर्स से विड्रॉइंग ग्रुप ने खींचा है? नहीं, क्योंकि C1 विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। C1 सिर्फ अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स कम होगी तो चार्ज कम आएगा। आपको दो चार्ज दिख रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा नहीं है। स्लाइटली मतलब बच्चों वैल्यू कम होती है। C2 डेफिशिएंट हुआ, उसने अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन खींचा? C3 से। क्लियर? तो फोर्स और कम हो गई क्योंकि C2 पे उतनी डेफिशिएंसी नहीं आई है। क्लियर? तो C3 पे क्या चार्ज आ रहा है? स्लाइटली पॉजिटिव। सिंपल सा केस है। चेन के एंड पे कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्टेंट अगर लगा है, वो फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब वो फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फर्स्ट कार्बन अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए सेकंड से खींचेगा, बट क्योंकि डिस्टेंस के साथ फोर्स कम हो जाएगी तो C2 पे चार्ज कम आएगा। C2 अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए C3 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट क्योंकि फोर्स कम हो जाएगी तो C3 पे चार्ज और कम आएगा। बच्चों ये स्लाइटली है। स्लाइटली का मतलब होता है लेस देन 1, है ना बच्चों? ये स्लाइटली है, यानी ये वैल्यू और स्मॉल होगी। ये स्लाइटली है, यानी ये तो वैल्यू बहुत स्मॉल। इसीलिए ये ना हम जनरली 3 या 4 कार्बन एटम तक कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम इसे नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes. ये नहीं कि आप लगाए जा रहे हो स्लाइटली पॉजिटिव, इस तरह से लगाए जा रहे हैं। 3 या 4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन को खींचा गया तो सेकंड बॉडी बेंड होगी, थर्ड बेंड होगी, फोर्थ वाले को हल्का सा झटका लगेगा। क्लियर? यस और नो? फिफ्थ वाले पे शायद बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट हो। यस और नो बच्चों, टेल मी। ये अर्थक्वेक की तरह ही है ना, मतलब हाँ, सर एज अ अर्थक्वेक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहाँ पे फील होता है, और अब आप 100-200 किलोमीटर जाओ तो फील कंसीडर नहीं कर होता। सकते हो सेम। हाँ, सेम केस कंसीडर कर सकते हो यार। बड़ी सिंपल सी चीज है, जहां पे फोर्स लगेगी वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जब आप जो चीज उससे कनेक्टेड है उन सब पे इफेक्ट तो होगा, बट वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर एवरीवन? तो ये सिंगल बॉन्ड में होता है बस। हाँ, ये हम सैचुरेटेड चेन में कंसीडर करते हैं, होता है डबल बॉन्ड में भी है, बट सैचुरेटेड चेन में जनरली इसे कंसीडर करा जाता है। क्लियर बच्चों? टेल मी, बताओ जिसको भी डाउट है अपने डाउट क्लियर करो। बोलो बच्चों, जिसको डाउट है। किसी को डाउट ही नहीं है? क्लियर हो गया सबको? Yes. यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। ये ऑर्डर जो मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में ये अच्छे से लर्न करके आना, किसका -I सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है? ये तो इसके बिना कोई फायदा नहीं है बच्चों। अब -I मतलब कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको अपनी तरफ धकेल नहीं सकती। वेरी गुड बच्चों, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को। क्लियर? -I। और ये सिर्फ 11th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th के हिसाब से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे ना सारे, खासकर इंडक्टिव और रेजोनेंस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट करो बच्चों, बिकॉज छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कई बच्चों की ना क्लास 5:30 से है, तो मैंने रिक्वेस्ट करी है 5:40 तक के लिए, ताकि इसके बेसिक्स और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं जो आप नेक्स्ट क्लास तक लर्न कर लें, तो मैं सीधा नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। चलो बच्चों प्लीज जल्दी से नोट करो, फिर प्लस I डिस्कस करूंगा। डू इट फास्ट। सर सर, आपने स्क्रीनशॉट ले क्लोरीन रहे हैं के सर, बाद आप आगे बढ़ा दीजिए। हो गया? आपने कर लिया? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? सर Yes, क्लोरीन sir. के बाद क्या लिखा है? हाँ,
क्लोरीन के बाद क्या लिखा है सर आपने? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल, एल्कोक्सी, एल्काइन, अमाइन, फिनाइल, एल्कीन, हाइड्रोजन। ठीक है, सर डन। डन, वेरी गुड। कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों का, नहीं करा तो प्लीज। यस सर, डन। चलो, वेरी गुड। अब अगला केस बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अगला केस बिल्कुल अपोजिट है, देखते हैं आपको चीजें समझ में आ जाए। अगले केस में बोला जा रहा है whenever an electron donating group is attached at the end of the carbon chain, then it is called plus I effect. मतलब बच्चों C3, C2, C1 और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा। किसकी तरफ डिस्प्लेस करेगा? C1 की तरफ। C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, डोनेटिंग ग्रुप पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ तक सारे बच्चे एग्री करते हैं? उल्टा हो गया बिल्कुल, यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए, C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, डोनेटिंग ग्रुप की कम हो गई। अब C1 से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? C2। देखो क्यों? क्योंकि अब C2 डेफिशिएंट हो गया ना ऑटोमेटिकली। यस सर। भाई C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आपने बढ़ा दी, अगर C2 की बात करें तो C2 क्या है? C2 की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ी, तो C2 ऑटोमेटिकली C1 से डेफिशिएंट हो गया। सर समझ नहीं आई। देखो बड़ा सिंपल सा केस है यार, C1 C2 दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी, ये दोनों ने सिंगल बॉन्ड बना रखा था। इवन C3 की भी सेम थी, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज। डोनेटिंग ग्रुप आता है जी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देता है, इसके 100 की जगह 110 कर। तो अगर इसके 110 हो गए तो ऑटोमेटिकली C2 के कितने हो गए? 100 है, यस और नो? वो तो डेफिशिएंट यस सर, ऑटोमेटिकली हो कम गया हो ना, गया वो तो। इसमें तो कम हो गए भाई। C2 C3 ये तो डेफिशिएंट हो गए। अब C2 क्या करने की कोशिश करेगा? C1 से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि C1 रिच हो गया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। डोनेटिंग ग्रुप ने आकर C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, C1 पे स्लाइटली नेगेटिव आया, C1 रिच हो गया। C1 रिच हो गया तो C2 अपने आप को डेफिशिएंट फील करेगा, C2 C1 से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। बट क्या C2 C1 से उतने इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि C1 डोनेटिंग नहीं है। C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उसके साथ डोनेटिंग लगा हुआ था। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब डोनेटिंग ने C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ाई, उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर होगा किसके पास? C2 के पास। क्या सारा? नहीं, कुछ। क्लियर? यानी मान लो जैसे 10 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ C1 का, तो उसका 5 रुपीज उसने ट्रांसफर कर दिए किसकी तरफ? C2 की तरफ। क्लियर? अब C2 से कौन अटैच्ड है? C3। C3। क्लियर? अब C3 क्या करेगा? C2 से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो C2 का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर होगा किसकी तरफ बच्चों? C3 की तरफ। कितना? 5 का हाफ, 2.5। यस और नो? यस सर। डोनेटिंग ग्रुप ने C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, C2 डेफिशिएंट हुआ, C2 ने C1 से इलेक्ट्रॉन खींचे। क्या वो उतने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं। क्लियर? क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी। जैसे अगर इसके मान लीजिए, जैसे मनी के केस में आपको बता रहा हूँ भाई, इसके 10 रुपए 10 रुपए बढ़ गए, पहले 100 सबके 100 इक्वल अमाउंट था सबके पास। डोनेटिंग ग्रुप ने आकर जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, इसके पैसे बढ़ा दिए, इसके 10 रुपए बढ़ा दिए, अब ये 110 के लेवल पे 110। C2 100 पे है, C1 110 पे है, तो C2 C1 से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। C1 का कितना? हाफ पार्ट उसने अपनी तरफ खींच लिया, यानी C1 आ गया 105 पे और C2 भी हो गया 105 पे, बट C2 के साथ C3 अटैच्ड है। अब C3 C2 से खींचना कुछ शुरू करेगा, यस और नो? यस सर। समझ रहे हो? तो 105 का जो मतलब जैसे 5 रुपीज जो उसके इंक्रीज हुए हैं, उसका आधा पार्ट वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नाउ इट विल बी 2.5। क्लियर? तो अब C1 है 105 पे, C2 हो गया 102.5 पे, C3 हो गया 102.5 पे। अब C3 से अगर C4 होगा तो C3 और नीचे लेवल पे जाएगा। यस और नो बच्चों? टेल मी।
Yes, सर तो sir. इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सी मतलब ये सारे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स में, इसमें जो C1 है उसके सबसे ज्यादा पास होगा इलेक्ट्रॉन। देखो एक एंड होगा, कोई भी एंड हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। समझ रहे हो आप हो क्या रहा है? देखो ऐसा हो रहा है, मैं आपको और सिंपल करके देखूं। C3 C2 C1 डोनेटिंग, ये सिंपल केस है, ये स्टार्टिंग केस। अभी दोनों से ना इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो? हाँ देख रहे सर। हो बच्चों? अब क्या करा, डोनेटिंग ग्रुप ने आकर इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल C1 के पास कर दिया। डोनेटिंग खुद रिच है तो उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर इलेक्ट्रॉन C1 के पास चले। अब C1 C2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा C2 के पास चले जाएंगे, C1 से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, C2 के पास चले जाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। क्लियर? जितना C1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आए उतना C2 के पास नहीं आए, बट तब भी थोड़ा पास हो गए। पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन थे। सारे बच्चे देख पा रहे हैं? यस सर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन C1 के बहुत ज्यादा पास आ गया है, ये C1 और C2 में C2 के थोड़ा सा पास चला गया है। सिमिलरली C3 की बात करेंगे तो ये C3 के थोड़ा सा और पास चला गया है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, C3 के पास चला गया है। दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। बॉन्ड कहीं नहीं टूटा है। समझ रहे हो एवरीवन? टेल मी। यस सर। टाइम ही हो गया। यस और नो? क्लियर? यस सर। यस सर। डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करे C1 के बहुत ज्यादा पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब C1 रिच हो गया, तो अब जो C2 और C1 के बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स उनमें रिपल्शन होगी तो किसकी तरफ भेजेगा? C2 की तरफ, ताकि रिपल्शन कम हो। यस और नो? यस सर। अब आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर, आ रहा है C1 समझ। और C2 में रिपल्शन होगी क्योंकि C1 तो रिच है, तो अपने इलेक्ट्रॉन जो उनके बीच के बॉन्ड करके इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा C2 की तरफ, बट उतना नहीं क्योंकि C1 बहुत ज्यादा रिच नहीं है। अब C2 में थोड़ा बहुत रिच हो गया तो C2 और C3 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें रिपल्शन होगी, तो C2 और C3 वाले इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ भेजे जाएंगे? C3 की तरफ, क्योंकि C2 से दूर हो तो रिपल्शन थोड़ी कम हो। सिंपल केस है। क्लियर एवरीवन? यस सर। बच्चों देखो मैं आपको दोनों चीजों में बताना चाहूंगा, सिंपल सा इफेक्ट है। एक चेन है, चेन के एंड पे अगर खींचा जाएगा तो पहले दूसरे तीसरे पर्सन तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। खींचा जाएगा मतलब जब इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होगा फर्स्ट, उससे कम सेकंड और सबसे कम थर्ड। डेफिशिएंसी तीनों पे आएगी। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी फर्स्ट की, उससे कम सेकंड की और सबसे कम थर्ड की। एज सिंपल एज दैट। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। इसके एग्जांपल लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कल की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, कई बच्चों की ओके क्लास है सर। 5:30 तो वो लीव कर सकते हैं 5:40 पे। मैंने वैसे भी क्लास एंड करनी थी, मुझे आपको एग्जांपल बताने थे, बस मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ बच्चों एक सेकंड रुकना, एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज। यहाँ CST मिस हो गया था बच्चों। अभी TDH क्या है? ट्रीटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पता है ना? यस सर। ठीक है, तो बच्चों प्लीज नेक्स्ट क्लास में जब आओ ना, ये एग्जांपल्स जो मैंने लिखवाए हैं इसको अच्छे से लर्न करके आना। ठीक है, किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट समझ नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे समझ में आए। सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, एक विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा तो पूरी चेन में इफेक्ट पड़ेगा, डोनेटिंग ग्रुप देगा तो पूरी चेन में इफेक्ट पड़ेगा, बस यही इंडक्टिव इफेक्ट। इससे सिंपल क्या बताया? क्लियर बच्चों? सर कल की क्लास के लिए हमें मतलब सारी ऑर्गेनिक की वीडियोस देखनी पड़ेगी। नहीं कुछ नहीं देखना, बस ये एग्जांपल्स याद है। ओके सर। कुछ ना आता हो आपको अभी तक ऑर्गेनिक में, आयुपैक वायुपैक कुछ ना आता हो आपको, बस ये एग्जांपल्स याद होनी चाहिए कल की क्लास। ठीक है, ये इंडक्टिव ओके इफेक्ट सर। भी जिसको समझ में नहीं आया रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, तब भी नहीं आता हो ना तब भी कल की क्लास में आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं कुछ। एक चेन है, चेन के एंड पे ग्रुप लगा, उसने इलेक्ट्रॉन खींचे, पूरी चेन पे इफेक्ट पड़ा। डोनेटिंग ग्रुप है, उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी चेन की खत्म कम हो रही है। डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पूरी चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। बस एज सिंपल एज दैट, ये है इंडक्टिव। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है, बस हमें समझना है किसकी ज्यादा बढ़ रही है किसकी कम बढ़ रही है। जितना दूर जाओगे उतना कम इफेक्ट हो। क्लियर एवरीवन? टेल मी। जिनकी क्लास है वो यस लीव कर सर। सकते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है।
बाकी जिनकी क्लास है वो लीव कर सकते हैं बच्चों, जिनकी 5:30 क्लास है। सर टाइमिंग कल 9 o'clock है। कल 9 o'clock होगी सेकंड बैच की, और फर्स्ट बैच की 3:30 to 5। जो पहला 4 to 5 वाला है उसकी 3:30 to 5, और जो सेकंड बैच है उसकी 9 to 10:30। हाँ, और कोई डाउट? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बच्चों। थैंक यू Bye. सर। Thank you, sir. ओके बच्चों, बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर मैं ये कह रहा था सर, मेरा 29 को एग्जाम है केमिस्ट्री का। अच्छा, आप सर चैप्टर उसमें चैप्टर 1 2 3 4 8 9 और 12 आ रहे हैं। ये 12 ही तो है ना शायद। यस सर, ऑर्गेनिक का। अच्छा, तो मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, देखा आपने उसको? अभी सर नहीं देखो, देखा, अभी बाकी नहीं चैप्टर देखा। तो आपके सारे हो गए हैं, हाँ ठीक है। उसके लिए मैंने एक शीट भी भेजी हुई है, उसके अंदर एमसीक्यूज है, उससे प्रैक्टिस करो पहले तो, ठीक है। नहीं सर, मेरा एमसीक्यू वाला नहीं हो रहा, मेरा वही हो रहा है पहले जैसे होता था सारा। ठीक है, कोई नहीं। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो, और आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक आ रही है ना, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग यस सर। ग्रुप में भेजी हुई है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के नहीं सर, आगे जो क्लास है उसको बस आप देख लो, ठीक है। नहीं सर, ये बोला था जैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये पेपर में ज्यादा आता है, ज्यादा मार्क्स का आता है। हाँ हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का पक्का क्वेश्चन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो मैं कल खत्म करा दूंगा, रेजोनेंस इफेक्ट देख लेना, ठीक है। ओके सर। इंडक्टिव तो मैं बैच में करा दूंगा कल, रेजोनेंस इफेक्ट जरूर देख लेना बच्चों। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये 3 इफेक्ट देख लेना। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके बस सर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बस उसमें वो वही समझ। तो आधा 1 घंटा लगेगा, एक बार स्ट्रक्चर बनाना आ गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय।